हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट। दो डिटरमिनेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है और उसके माइनर्स के बारे में पढ़ा था और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो सेकंड पार्ट में आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करने के यूज में आएगी। तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास कि जो डिटरमिनेंट्स है उनका अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज जैसे मैट्रिक्स में कर रहे थे, सारी रो को कॉलम बना दो, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो अगर डिटरमिनेंट्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जो आंसर आएगा उस आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं डिटरमिनेंट अपने पास ABC DEF GHI, ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करने पर मान लेते हैं इसका आंसर x आ रहा है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रो को कॉलम बना दिया ABC DEF GHI, ठीक है। रो को क्या किया मैंने, सारी रो को कॉलम बना दिया। तो अगर मैं रो को कॉलम या कॉलम को रो बना दूं तो जो डिटरमिनेंट्स के आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर यहां से आंसर x आ रहा है तो यहां से भी आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर डिटरमिनेंट में आप किसी भी दो रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनके आंसर पे सिर्फ इतना सा इफेक्ट पड़ेगा कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ x आ रहा है तो वहां माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आ रहा है तो वहां प्लस एक्स। कैसे, किसी भी दो रो या कॉलम को, जैसे ये हो गया ABC DEF GHI, मान लेते इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे इसका आंसर x आ रहा है। तो अगर मैं इसमें क्या इंटरचेंज कर रहा हूं, या तो किसी भी दो रो को इंटरचेंज करना है सिर्फ, यानी फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो लिख दो, सेकंड की जगह फर्स्ट, या फिर फर्स्ट की जगह थर्ड, थर्ड की जगह फर्स्ट, एक दूसरे के साथ इस प्लेस चेंज करना है इनका सेम, या फिर कॉलम, या तो रो को या कॉलम को कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को थर्ड बना रहा हूँ, थर्ड को फर्स्ट बना रहा हूँ। तो ये हो गया GHI, सेकंड के कुछ नहीं हुआ, एज इट इज रह गई, और फर्स्ट पे कौन आ गई, ABC। तो अगर आप इनकी किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर पे सिर्फ और सिर्फ साइन का इफेक्ट पड़ेगा। मींस अगर यहाँ आंसर x आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अगर यहाँ माइनस एक्स आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एक्स। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई। फर्स्ट तो ये कि अगर सारे रो या कॉलम को चेंज कर देते हैं आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड ये कि किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि अगर डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम की वैल्यू सेम है, कोई भी दो रो या कॉलम की वैल्यू अगर सेम है तो उनका जो आंसर है वो 0 आएगा। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं डिटरमिनेंट अपने पास ABC DEF ABC, कोई भी दो रो या कॉलम सेम है। देखो फर्स्ट रो इसकी ABC है, सेकंड रो भी ABC है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। कहने का मतलब अगर कोई दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं 137 और 493 137, फर्स्ट रो में भी 137, थर्ड रो में भी 137। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर सारे एलिमेंट 0 है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लेते हैं ABC DEF 0 0 0। तो यहाँ क्या हो गया, थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट को तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो टोटल हो गया अपने पास 4 प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी तो क्या थी, कोई भी दो रो या कॉलम सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। और फोर्थ क्या थी, किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा।
फिफ्थ, देखो अगर आपके पास कोई भी एक रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट है वो प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो प्लस या माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उस डिटर्मिनेंट्स को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं मान लेता हूं फर्स्ट पे ए नहीं लिखा हो करके ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सी प्लस डी, यहाँ लिखा हुआ है ई प्लस एफ, और यहाँ मान लेते हैं जी एच आई, यहाँ मान लेते हैं जे के और एल। इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट है तो ये देखो पूरी की पूरी रो प्लस की फॉर्म में लिखी हुई है, कोई भी एक रो या कॉलम, ठीक है। अगर प्लस या माइनस की ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये जो रो है वो प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इस डिटर्मिनेंट्स को क्या कर सकता हूँ, थोड़ी शॉर्ट बना सकता हूँ, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब मैं इस डिटर्मिनेंट्स को ऐसे लिख सकता हूँ ए, इसका फर्स्ट ए है, सी ई, ए सी ई, जी एच आई, जे के एल, प्लस कौन बचे यहां से, बी डी एफ, बाकी ये एलिमेंट एज इट इज, जी एच आई और जे के एल। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स को, सॉरी डिटर्मिनेंट्स को अगर कोई सम प्लस या माइनस की फॉर्म में है तो आप उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास सिक्स्थ ये कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास है 2 6 8 3 4 9 5 7 4, ये है आपके पास 2 6 8 3 4 9 5 7 4। तो इसमें देखो फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को मैं डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकता हूं। मतलब इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट्स को क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू यहाँ कितना हो गया 1 3 4 3 5 4 7 9 4। समझ में आया? सिर्फ इस रो में से कॉमन आ रहा था इसलिए इस अकेले की रो का बाहर आ गया कॉमन, ठीक है। अगर यहां से भी आता तो साथ में उसको भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं एक और, अगर मोर देन 1 कॉमन आ रहा है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 3 12 9 और मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 7 1 2 2 3 7 4 12 1 6 9 2। तो रो या कॉलम किसी में से कॉमन मिल सकता है। तो देखो इस कॉलम में 2 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल सकता हूँ। और अगर मैं इस सेकंड को चेक करूं तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो इस 3 को भी बाहर निकाल सकता हूँ। तो बाहर कितना हो गया 2 इस कॉलम का और 3 इस कॉलम का, 6। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ से 3 कॉमन निकाल रखा है तो 1 4 3, यहाँ से 7 1 2, ये एज इट इज। अब उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके जो भी आंसर आता है 2 इंटू 3 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई कॉमन आ रहा है नंबर तो आप उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट है आपके पास और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। देखो क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, पहले पढ़ा था रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, माइनस में चला जाता है, और अगर सारे ही रो या कॉलम को चेंज कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को चेंज करते हैं, चेंज करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ अनदर रो एंड कॉलम, किसी एक रो को चेंज करना है किसी दूसरी रो की हेल्प लेकर, चाहे उसको प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करो, कैसे भी, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है नेक्स्ट, जो न्यू डिटर्मिनेंट बनता है उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी लेंगे, उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ ऐसे समझो, जैसे ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई,
ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर a नहीं होकर के a प्लस जी हो, ठीक है, a नहीं होकर के यहाँ पे अगर a प्लस जी है, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो है R1, इसको मैं क्या लिख दूंगा R1 प्लस ये g कहाँ पर है, थर्ड में, तो इसको लिख देंगे अपन R1 प्लस R3, चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो जो आंसर बनेगा, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब क्या डिटर्मिनेंट बनेगा नया, R1 तो कितना हो गया a प्लस g, और ये क्या हो जाएगा b प्लस h, b प्लस h, और ये कितना हो गया c प्लस i, फर्स्ट रो चेंज, सेकंड और थर्ड एज इट इज, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, d e f एंड g h i, तो ये जो डिटर्मिनेंट है चाहे उसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो ये रूल इंपॉर्टेंट कैसे है या यूज में कहाँ आएगा, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे वेरिएबल की फॉर्म में, अब जो एक्सरसाइज आएगी वेरिएबल की फॉर्म में आएंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो जब आप वेरिएबल्स को डायरेक्ट अपना जो डिटर्मिनेंट का लॉजिक है यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, अगर वैसे सॉल्व करता हूँ तो कई बार सॉल्यूशन आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे और प्रॉपर्टी की हेल्प से डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, दो तीन रूल्स को माइंड में रखना, थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक रूल तो ये कहता है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो अपन ये जैसे सपोज ये डिटर्मिनेंट आती है सॉल्व करने के लिए, तो अपन इसको सॉल्व प्लस माइनस, इनको इस तरीके से प्लस माइनस करेंगे कि या तो कोई भी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम बन जाए, सेम बन जाएगा तो प्रॉफिट ये है, डायरेक्ट आंसर जीरो आ जाएगा। या फिर सेकंड थिंग क्या माइंड में रखनी है कि कोई भी एक रो या कॉलम उसकी सारी वैल्यू जीरो लेके आ जाओ, अगर सारी वैल्यूज जीरो बन गई तो क्या आंसर हो जाएगा, उसका डायरेक्ट आंसर जीरो। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीजें इन्हीं आपस में इन्हीं को एक दूसरे के साथ प्लस माइनस करके सॉल्व करके लेके आनी है, ठीक है। या फिर थर्ड चीज क्या माइंड में रखनी है, थर्ड चीज माइंड में ये रखो आप कि कोई भी एक रो या कॉलम बहुत सिंपल बन जाए, जैसे यहाँ से वेरिएबल ए बी सी है सपोज, मैं इनको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से 1 0 1 इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई छोटी छोटी सी 0 1, तो फिर और भी बेटर है, उस वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी एक रो या कॉलम में आप कोशिश करो कि आपके पास एक तो नंबर आ जाए, बाकी दो जीरोस निकल के आ जाए, उससे क्या होता है जीरो को सॉल्व नहीं करना पड़ता क्योंकि उसका आंसर जीरो आता है, रिमेनिंग जो एक नंबर होगा उसकी हेल्प से अपन सॉल्व कर लेते हैं पूरे डिटर्मिनेंट को। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है, कैसे आप इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। देखो सॉल्व कर सकते हो, जैसे करते हैं, ये 13 था, रो और कॉलम को हाइड किया 17 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 18, इस तरीके से प्लस माइनस जैसे 4.1 की थी। बट देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 17 है 21 है 18 है 20 है 19 है, कैलकुलेशंस बढ़ी जाएगी इसकी। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, रो या कॉलम को कहीं ना कहीं प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू शॉर्ट बना सकते हैं। अगर वैल्यू शॉर्ट बन गई तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो कैसे, ये जो R2 है, यहां से देखना R2, अगर मैं इस R2 को हटा के क्या लिख दूं, R2 माइनस R1 लिख दूं, R2 को हटा रहा हूं, R2 माइनस R1 लिख रहा हूं, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, R2 14 14 माइनस 13 यहाँ 1 बच जाएगा, 17 माइनस 16 यहाँ भी 1 रह जाएगा, 20 माइनस 19 यहाँ भी 1 रह जाएगा, वैल्यू शॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऐसे यूज में लेनी है आपको, वैल्यू शॉर्ट बना लो फिर कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, तो देखो डिटर्मिनेंट क्या बना, डिटर्मिनेंट बना अपना 13 16 19, ये कितना हो गया 1, ये भी 1 ये भी 1, और यहाँ रहेगा आपके पास 15 18 21, ठीक है, 13 16 19 1 1 1 15 18 21। कोशिश करो और शॉर्ट हो रहा है क्या, देखो जैसे R2 माइनस R1 करा था, वैसे अगर मैं R3 माइनस R1 कर दूं, R3 माइनस R1, तो 15 माइनस 13 यहाँ 2 रह जाएगा, 18 माइनस 16 यहाँ भी 2 रह जाएगा, 21 माइनस 19 यहाँ भी क्या रह जाएगा 2। तो मैं
क्या कर रहा हूँ, R3 को कैसे चेंज कर रहा हूँ, R3 माइनस R1 यहां से चेंज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या बना 13, 16, 19 और यहाँ क्या हो गया 1, 1, 1, यहाँ क्या हो गया 2, 2, 2, 2 समझ में आ गया ना। 15 माइनस 13 2, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 19 2। तो ये क्या होगा, वैल्यू और शॉर्ट हो गई। ठीक है, अब वही दो तीन चीजें माइंड में रखनी है, या तो कोई एक रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम सेम बन जाए, या जीरो बन जाए, या वैल्यू शॉर्ट हो जाए। और एक और चीज थी, कॉमन ले सकते हो। देखो इस रो के सारे एलिमेंट 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, 1, 1। इसका मतलब ये दो रो सेम हो जाएगी, और जब भी दो रो या कॉलम सेम है तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा देखो 13, 16, 19, यहाँ से 1, 1, 1, यहाँ से भी 1, 1, 1। तो कोई भी दो रो या कॉलम सेम है तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, उनको थोड़ा शॉर्ट बनाना होगा। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज का ही था क्वेश्चन। तो एक और लेते हैं, इसमें तो क्या कांस्टेंट है सारे। एक अपन लेते हैं वेरिएबल्स का, जिसमें वेरिएबल यूज में आ जाएंगे, और वेरिएबल अगर यूज में आ रहे हैं तो फिर उनको देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.2। 4.2 का एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव करना है 1, 1, 1 yz zx xy इक्वल्स एंड y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y इक्वल्स टू आंसर आना चाहिए x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ये अपन को प्रूव करना है। 1 डिटरमिनेंट गिवन है 1 yz y प्लस z, 1 zx z प्लस x, 1 xy x प्लस y। ये डिटरमिनेंट गिवन है, और इसको क्या प्रूव करना है, इसका आंसर क्या आएगा। अब अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, वही चीज ध्यान में रखनी है, कोई ना कोई रो या कॉलम को माइनस करो और ऑपरेशन अप्लाई करके आंसर लेके आओ। देखो जब भी आपको प्रूव करना है ना, तो क्या प्रूव करना है वहां देख लिया करो, आंसर आपको वहां से मिल जाता है। देखो क्या आना चाहिए आपके पास, x माइनस वाई आना चाहिए। तो x माइनस वाई देखो कहां से आ सकता है, अगर मैं इस zx में से इस yz को माइनस कर दूं, ठीक है, zx, तो देखो क्या होगा zx माइनस yz, अगर मैं करता हूं तो z कॉमन आएगा, लेकिन x माइनस y बच जाएगा, और अपन को x माइनस y ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी रो आ रही है, ये सेकेंड रो, इसमें से मैं किसको माइनस कर दूंगा, फर्स्ट रो को। तो क्या ऑपरेशन बना अपना, R2 को क्या लिख देंगे अपन, R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1। तो देखो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ से, सॉरी डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1, सॉरी R1 पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ये हो गया 1 एज इट इज, ये yz एज इट इज, ये y प्लस z एज इट इज। R2 को R2 नहीं लिखना है, R2 को लिखना है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 0, ये R2 माइनस R1, और ये R2 माइनस R1। देखो माइनस करूंगा तो इसके साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना, y प्लस z नहीं है वो, अब y माइनस z बन गया, और R3 पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, एज इट इज लिख देते हैं 1 xy एंड x प्लस y। अब देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, साइड में लिखते हैं। देखो यहां से चेक करो, फर्स्ट रो पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज हो गया अपने पास 1। चलो पहले देख लेते हैं क्या स्टेप बन रही है यहाँ से। देखो यहाँ से आपके पास माइनस जेड और प्लस जेड, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ x माइनस वाई बच गया, और यहाँ से z कॉमन। ठीक है, तो फर्स्ट तो बन गया 1 yz एंड y प्लस z। सेकेंड में देखो क्या बना 0, फिर यहाँ से z कॉमन है, तो यहाँ बच गया अपने पास x माइनस वाई, और यहाँ से भी क्या बच गया x माइनस वाई। नेक्स्ट वन देखो 1xy x प्लस वाई, यहाँ तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, 1xy x प्लस वाई, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं था।
अब देखो क्या इफेक्ट पड़ा। सेकंड रो में अगर मैं चेक करूं तो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन है तो बाहर निकाल लो, x माइनस वाई कॉमन, तो कॉमन है तो अपने पास यहां से बच गया 1 वाई जेड वाई प्लस जेड, यहाँ बचा 0 जेड और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ कितना हो गया 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इधर का पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो देखो अब क्या बच रहा है आपके पास, एक बार मैं इसको जो अपन को प्रूव करना है इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये प्रूव करना था। अब देखो इस स्टेप को चेक करो, x माइनस वाई आना था, x माइनस वाई आ गया। अब चेक करो y माइनस जेड या z माइनस एक्स, इसमें से कुछ बन सकता है क्या? इसको तो मैं अब यूज ही नहीं ले सकता क्योंकि ये सिंगल रह जाएगा तो माइनस होकर के वैल्यू नहीं देगा। सिर्फ बचे ये दो अपने पास, फर्स्ट और थर्ड। तो देखो अगर मैं क्या चाहिए मेरे को, y माइनस जेड चाहिए, तो y माइनस जेड तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि y तो कॉमन आ रहा है, तो या तो x माइनस जेड बनेगा या z माइनस एक्स बनेगा। ये रहा z माइनस एक्स बनाना है अपन को, तो z ये रहा फर्स्ट रो में, इसमें से माइनस करना है थर्ड रो, तो देखो y तो कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, अपने पास z माइनस एक्स बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि r1 को क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r3 लिख दो, x माइनस वाई जो पहले से कॉमन चल रहा था, और यहाँ क्या हो गया r1 को चेंज करना है, r1 माइनस r3 लिख रहे हैं, तो 1 माइनस 1 ये हो गया 0, और यहाँ कितना हो गया yz माइनस एक्स वाई, यहाँ हो गया y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया 0z1, ये हो गया आपके पास 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब करते हैं सॉल्व, x माइनस वाई आ गया बाहर, और देखो अंदर क्या बचा 0, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ अपने पास बच गया z माइनस एक्स। नेक्स्ट वन इसको देखो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, ये भी बन गया z माइनस एक्स, यहाँ से आ गया 0z1, यहाँ से आ गया 1 एक्स वाई और x प्लस वाई। अब देखो क्या करना है, पता लग गया, फर्स्ट रो में ये रहा z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसको तो बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास x माइनस वाई, यहाँ से क्या कॉमन था z माइनस एक्स, बचा क्या 0 0 1, यहाँ बची अपने पास y, यहाँ बचिया 1 z 1 एक्स वाई एंड x प्लस वाई, ये वैल्यूज बच गई अपने पास। अब देखो आगे और ऑपरेशन अप्लाई करें या नहीं करें, देखो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो तीन चीजें ध्यान में रखनी थी उसमें से एक काम हो चुका है, या तो कोई भी दो रो या कॉलम सेम आ जाए, ठीक है नहीं आ रही कोई बात नहीं, या कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, नहीं आ रहे नो प्रॉब्लम, या फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक रो या कॉलम जितनी सिंपल बन सकती है उतनी सिंपल बना दो। तो देखो ये कॉलम बहुत सिंपल है सॉल्व करने के लिए, 0 0 1 तीनों की कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करे थे रो और कॉलम, तो ये रो सॉरी कॉलम बना हुआ अभी अपना 0 0 1, तो इस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, तो इस 0 की वजह से जो सॉल्व करेंगे उसके सारे आंसर 0 आएंगे, इस 0 की वजह से हेल्प करेंगे इसका भी आंसर 0 आ जाएगा, बचा ये 1, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 की वजह से जो रो और कॉलम था उसको छोड़ दो, क्या बचा y इंटू 1 y माइनस जेड इंटू 1 z y माइनस जेड, तो आंसर क्या आ गया अपना x माइनस वाई z माइनस एक्स, ये तो पहले से आया हुआ था, यहाँ से आंसर आ गया अपना y माइनस जेड। चेक करो हो गया प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। सेम ऐसे ही आगे की जो भी क्वेश्चन है बस ये ध्यान रखना है, किसी रो या कॉलम की हेल्प से अंदर जितनी शॉर्ट सिंपल वैल्यू बना सकते हो उतनी सिंपल बना दो, उसके बाद जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब जब ये एक्सरसाइज करोगे आप 4.2, तो मेरी सजेशन ये है कि पहले इसके एग्जांपल्स ट्राई करना, क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी आपकी बुक में आपके पास सॉल्व है, तो वहां से आपको समझ में आएगा क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 4.2 स्टार्ट करोगे तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो सकती है। ओके।